नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में 20 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। हर राज्य की हिंदी, हर परीक्षा की हिंदी। यहाँ से लगभग 4 से 6 प्रश्न आने की 100% संभावना है। इसलिए जितने भी सारे क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ये सब हर राज्य में लगभग 2016 से लेकर के अभी तक पूछे ही गए हैं। इसलिए आप सभी लोग इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? क्या कहता है? कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? ये है रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। बी है सुमित्रा नंदन पंत है और सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और डी है नंदुलारी वाजपेयी जी। तो इसका आंसर सीधा बी हो जाएगा। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी को ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पूरे साहित्य जगत में एक नई पहचान बनाई है। इनके द्वारा बहुत सारे कृतियां लिखी गई, बहुत सारे कविताएं लिखी गई, जो आज भी बहुत ही रोचक और तथ्य लगती है सुनने में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसी से रिलेटेड कुछ और है, जैसे कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई कृति है। और सेकेंड कृति क्या है प्यारे साथियों? स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, इन्हीं का, वीणा भी इन्हीं का है, ठीक है। और छायावादी कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ये छायावादी के कवि हैं। और सेकेंड यहाँ पे क्या है? अरविंद दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कभी पूछेगा किस दर्शन से ये ताल्लुक रखते थे या किस दर्शन में शामिल हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है अरविंद दर्शन में ये ताल्लुक रखते थे, संपर्क किए थे, अरविंद दर्शन से ये प्रभावित थे। और इनकी काव्य रचनाएं हैं जैसे मानसी, ठीक है। मानसी इनका है, छाया है, ज्योत्सना है, युग पुरुष इन्हीं के द्वारा है, मधुवन है, अतिमा है और शिल्पी है। तो इन सभी काव्यों को आपको ध्यान रखना है। स्वर्णी है, रजत शिखर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आदि काव्य इन्हीं के द्वारा लिखी गई प्यारे साथियों। अब बात करेंगे सेकेंड काव्य पंत जी, ठीक है। निराला जी के पंत जी हैं, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो प्रमुख नाटक है मौन निमंत्रण है और चिदंबरम है और परिवर्तन। युगांत इन्हीं के द्वारा, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, बीना और ग्रंथि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उच्छ्वास भी इनके द्वारा है। अन्य रचनाएं कुछ और हैं, लेकिन इतना आप ध्यान रखेंगे तो यहां से मैं गारंटी लेता हूं कि टीजीटी पीजीटी में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं होगी। मैं चैलेंज के साथ करता हूं। इसलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है 22, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का बात करा, दीपशिखा, यामा, निहार, रसीम। तो क्वेश्चन कहता है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर सी हो जाएगा, निहार। महादेवी वर्मा के द्वारा निहार लिखी गई प्यारे साथियों। अब इसकी व्याख्या समझेंगे और एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन में रिलेट करके बता रहा हूं। आधुनिक मीरा के रूप में जाने जाते हैं महादेवी वर्मा, जो क्लास नहीं किए हैं, ठीक है, अर्थात कवियों के उपनाम से या प्रसिद्ध नाम से मैंने क्लास लिया हूं, तो जाकर के आप जरूर देखें। सेकेंड है प्रसिद्ध महादेवी वर्मा ने, ठीक है, अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम से लिखा करते थे। कब? 1930 ईस्वी में लिखे थे। इसी के बाद है रसीम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। निर्जा है, सिंधी गीत है तथा यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं। निहार की भूमिका में हरियोध ने क्या लिखा इनके बारे में, ये भी तथ्य को आपको ध्यान रखना होगा। 23 इसी के, ठीक है, 23 क्या कहता है? क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, बी है तुलसीदास और सी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सरोज स्मृति और डी है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो यहाँ पे निराला जी का जो अंतिम कविता है वह सरोज स्मृति है, सॉरी, पंथो कंठित जीवन की विष बुझा हुआ, ये अंतिम कविता के रूप में पहचान बनाई है। इनका कथन क्या है? पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अंतिम कविता के रूप में जाना जाता है। और इतना ही नहीं, निराला जी के यह कविता संध्या कालीन में संकलित है, ठीक है, संध्या कालीन में संकलित है। निराला 1936 में, ठीक है, महाकाव्यात्मक
कविता राम की शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कविता है राम की शक्ति पूजा। आप इसे जरूर जाकर के पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही मार्मिक कथा लिखी गई, बहुत ही मार्मिक कविता लिखी गई है राम की शक्ति पूजा। तथा 1938 में, ठीक है, तुलसीदास की रचना की है। तो इन कृतियों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है प्यारे साथियों। 24 कहता है हेमकृतनी किसकी रचना? मक्खनलाल चतुर्वेदी का, हरियोध्य का, बालकृष्ण शर्मा नवीन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी का। तो ये किनके द्वारा कृति लिखी गई है? हेमकृतनी जो है, देख लीजिए ऑप्शन ए मेरा, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कृति है। कब? माखनलाल समय सीमा इनका 1889 में, 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और काव्य की रचनाएं हेमकृतनी 1943 ईस्वी में होती प्यारे साथियों। हेमकृतनी और तरंगिणी 1949 ईस्वी में लिखी जाती है। माता 1951 में लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से तथ्यों का आपको ध्यान रखना है और नेट में हमेशा ईस्वी सन जरूर पूछी जाती है, इसलिए नेट के लिए आपको ईस्वी सन को याद रखेंगे। इनका मृत्यु और जन्म पर आधारित है और मृत्यु भी जन्म को भी आपको ख्याल रखना है। इसी से रिलेटेड क्या होती है, इनकी कृति पता चल जाएगी आपको। समर्पण जो है 1956 ईस्वी में, हिम तरंगिणी 1955 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यदि आपसे पूछेगा माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी किस कृति पर मिली है, तो आपका ध्यान होना चाहिए हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी एक ऐसी कृति है जिन्होंने 1955 में इन्हों साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इन्हीं कृतियों के ऊपर, ठीक है। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें, 1997 ईस्वी में जन्म होता है और 1960 में मृत्यु की। और काव्य रचनाएं जैसे कुमकुम इन्हीं के द्वारा, कब? 1939 ईस्वी में। रसीम रेखा, अल्पज्ञ, ठीक है, क्वासिक, हिम व्यापी, जन्म के मनोबा, स्तनवन, उर्मिला इन्हीं के द्वारा लिखी गई। योध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा 1865 ईस्वी में, कब? 1865 में, 1947 के काव्य रचनाएं हैं। कृष्ण शतक 1882 में और रसीम रहस्य 1899 में, प्रेमा बावृद्धि 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में, प्रेमा, ठीक है, प्रश्न वन 1901 में, प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट है 1914 ईस्वी में, चौखते चौबदे ये 1932 ईस्वी में, फूल पत्ते 1935 में, चुभते ये भी यहाँ पे सेम हो गया है। उसके बाद है बोलचाल 1928 ईस्वी में, रस कलश यदि 1931 में आई थी, पराजित 1937 में, कल्पलता 1937 में ये भी आया था, ग्राम गीत, ठीक है। ग्राम गीत की बात करें 1938 ईस्वी में, हरियोध्य सतसई 1940 में, वेदेही वनवास 1941 ईस्वी में, अब मर्म स्पर्म 1956 ईस्वी में। इस तरह से इनकी कृतियों को, किनके? तो हरियोध्य सिंह उपाध्याय की कृति है, ठीक है, ख्याल रखेंगे। इनका जन्म 1865 में और मृत्यु 1947 ईस्वी में होती है। तो ये हिंदी साहित्य के जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। 25 का था वल्लभ भाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। सिद्धांत ग्रह संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अनुभाष्य। तो वल्लभ भाई के द्वारा अनुभाष्य लिखी गई थी प्यारे साथियों, ठीक है। अनुभाष्य जो वल्लभ भाई द्वारा रचित ग्रंथ अनुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, तत्वदीप, निबंध और सुबोधनी टीका भी है। श्रृंगार रस मंडल की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल में इनके द्वारा, ठीक है, आध्यात्मिक रामायण माधव दास चरण के द्वारा लिखी गई है और महाभाष्य और पतंजलि रचित ग्रंथ है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा, ठीक है, महाभाष्य किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा एक रचित ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है महाभाष्य। कभी भी पूछेगा महाभाष्य किसके द्वारा, तो आप ख्याल रखेंगे पतंजलि के द्वारा। 26 से कहता है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। कौन है? लोक हित रक्षक है, लोक निरपेक्ष है, आत्मनिष्ठ है, जीवन सापेक्ष है। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? आंसर बी, ठीक है, लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठा, जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं और स्वामी हरिदास ने वृंदावन के निर्वाक, ठीक है, निर्वाक मंत्र के अनुसार सखी संप्रदाय और तटीय संप्रदाय का स्थापना
किए थे। किनके द्वारा? तो हरिदासी संप्रदाय के द्वारा, ठीक है, हरि संप्रदाय के द्वारा, हरिदास के द्वारा कह लीजिए। उसी से रिलेटेड और है 26, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेकर के आए हो 27। विद्यापति की कौन सी रचनाएं अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हुआ है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्यापति का कौन सा कृति जो है संपादित तो हुआ है लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ है। तो कृति लता, कृति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। आंसर कृति पताका। कृति लता का कृति लता और कृति पताका इनका ज्यादा करके अवहट में ही लिखा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अवहट में इनका कृति लिखा गया था। और कौन कौन से कृति किस भाषा में लिखी गई इसे भी मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के आदि काल को श्रृंगार कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर और अभिनय जादे इनका उपनाम मिला है विद्यापति का। ये सब आपको ध्यान रखना। कृति लता और कृति पताका पदावली नामक काव्य ग्रंथ की, ठीक है, रचना कृति लता और कृति पताका अपने आश्रय दाता किनके अधीन में? तो याद रखेंगे कृति सी के अधीन में। और शिव सिंह की वीरता की वीर गति वर्णित किए हैं। शिव सिंह की वीरता की वर्णित किए हैं किसमें? कृति लता में। तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। कृति लता, कृति पताका और पदावली नामक काव्य ग्रंथ की रचना कृति लता एवं कृति पताका में अपने आश्रय दाता, ठीक है, ये दोनों इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, अपने आश्रय दाता कृति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता का वर्णन किए हैं। विद्यापति की रचना कृति पताका अभी तक संपादित नहीं हुआ है, ठीक है। कृति पताका मतलब ये पत्र में संपादित नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है प्यारे साथियों। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। कौन कवि है? जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु। बहुत अच्छा क्वेश्चन। खड़ी बोली में तो आपका ध्यान होना चाहिए अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाती है। खड़ी बोली हिंदी की रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो, जो सदा इनका स्वर्णित युग माना जाता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है अमीर खुसरो का नाम। तूतीय हिंद अपने आप को बोले थे, ये बहुत बार पूछा गया है कि तूतीय हिंद किस कवि का कथन है या किस कवि का उपनाम है? तो आपका आंसर होना चाहिए अमीर खुसरो जी का। सेकेंड है, अमीर खुसरो का जन्म कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश इटावा जिले में, जो पटियाली गांव में हुआ था। और इनका असली नाम अब्दुल हसन था। और खालिक बारी में, ठीक है, 4 दरवाजे, 2 सुखने गजल, हालात ये, कन्हैया तथा नजराना ये, ठीक है, हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी कृति को भी आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। कौन कौन? 2 सुखने गजल, हालात ये, कन्हैया तथा नजराना ये हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं के बारे में आपको विस्तार पूर्वक ये थोड़ा सा माइंड में जरूर सेट करके रखेंगे प्यारे साथियों, ताकि कोई भी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में या नेट में आपसे पूछा जाएगा तो रचना जरूर पूछी जाती है। 29 कहता है कि परमाल रासो काव्य कृति की कवि का, ठीक है, नाम क्या है? परमाल रासो काव्य कृति की कवि के बारे में चर्चा किया है कि उनके कवि का क्या नाम है। तो यहाँ पे दिया है नल सिंह, जगनीक, हेमचंद्र, सरांगधर मुनि। मतलब परमाल रासो परम है जग में, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक में दे रहा जगनीक। इनकी रचनाकार कौन है? जगनीक साहब है। तो जगनीक मेरा बिल्कुल ऑप्शन ये बी सही हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, ये किस नाम से है? अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ की परमाल रासो के, ठीक है, रचिता, जिनका रचिता है जगनीक है। इस रासो ग्रंथ में जगनीक में अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमदेव वीरो अल्लाह एवं उदल की वीरता एवं वर्णन किया है। नरसिंह भट्ट के विजयपाल रासो के सारंगधर ने हमीर रासो की रचना किए हैं। 13 कहता है प्राकृतिक भाषा हिंदी से आशा क्या है? प्राकृतिक भाषा हिंदी से आशा अभ्रंश, हिंदी, प्राकृतिक, और डी है पाली। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा आंसर बिल्कुल ये सही हो जाता है, अभ्रंश। प्राकृतिक भाषा का मतलब होता है अभ्रंश, मिला हुआ। तो प्राकृतिक हिंदी में आशा अभ्रंश है। प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम
की 7वीं शताब्दी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाती, कब? विक्रम की 7वीं शताब्दी में, ठीक है, होने लगी थी। प्राकृतिक भाष हिंदी तात्पर्य है प्राकृतिक के रूढ़ियों के बहुत ही कुछ बुध हिंदी में है, ठीक है, बहुत सॉरी रूढ़ियों से बहुत कुछ बुध की हिंदी में है। 31 कहता है 12 बरस लो कुकुर जिए, ठीक है, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 16 लिए सियार, किसकी पंक्ति है? ठीक है, 12 यहाँ होगा, 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 16 लिए जिए सियार। तो यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है? भिखारी दास के द्वारा, मलुक दास के द्वारा, जगनिक के द्वारा या नरगिस दास के द्वारा? तो यह पंक्ति सीधा जगनिक के द्वारा लिखी गई है। 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 16 लिए सियार, यह पंक्ति का आपको हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत बार यह पंक्तियां भी पूछती है। यह जगनिक की पंक्ति परमाल रासों में अल्लाह उदल नामक 2 भाई हुआ करते थे, जो सरदार वीरों की वीरता का वर्णन करता है। सर्वप्रथम 1865 में फारुखाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश, जहां पे तत्कालिक जिला अधीक्षक चार्ल्स इडियट ने प्रकाशित किए थे इस कृति को, ठीक है। तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अलाउ 32 कहता है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किन के द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप इसे ध्यान रखेंगे, वेलकम आपको करना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्यारे साथियों, और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, और यहाँ पे एक क्या और है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो मेरा आंसर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पंक्ति है। इन पंक्तियों के बारे में विशेष ख्याल रखेंगे। पंक्ति क्या कहता है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से शुरुआत चली आ रही है, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किन के द्वारा है? तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन दिए गए। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचनाकाल व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है, ठीक है। किनको माना है? केशव दास को माना है। काल क्रम के अनुसार यह दृष्टि कृपा राम और रीति काल के प्रवर्तक है। 33 कहता है जन्म काल के अनुसार इन कवियों को सही अनुक्रम सजाइए, मतलब सही क्रम में। केशव दास, चिंतामणि, देव, पद्माकर। सेकंड कहता है, ठीक है, ये में है देव, केशव दास, चिंतामणि, पद्माकर है। बी में उसी प्रकार केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर। सी है चिंतामणि, केशव, पद्माकर और देव जी हैं, और डी है केशव। तो यहाँ पे व्याख्या के साथ में बता रहा केशव दास का समय सीमा 1955 ईस्वी में आता है। 1900 दास का समय सीमा जो है 1955 ईस्वी में आता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको जन्म के आधार पर ख्याल रखना होगा। तो 1955 में केशव दास का आता है, जहां पर भी आपको 1955 दिखाई देगा, केशव दास को 1955। उसके बाद नेक्स्ट है चिंतामणि। चिंतामणि का समय सीमा 1609 ईस्वी में आता है। देव का 1673 ईस्वी में आता है, ठीक है, और पद्माकर का 1773 ईस्वी। इस तरह से इनका समय सीमा पता चल गया। तो आपको जहां पर भी इस तरह से क्रम में दिखाई देगा 55, 1609, 1637 और 1773, तो ये हमें इसलिए लिख दिया हूं पहले कि ताकि समय की बचत हो और आप तक अधिक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास में करता हूं। और क्वेश्चन भी 34 कहता है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तुता आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, माधवाचार्य। तो आंसर मेरा हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ये रामानुजाचार्य ने इनका इन्वेंशन किए थे, स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दर्शन और प्रवर्तक और एक साथ संप्रदाय मैंने दिया हूं, तो आपको तीनों चीज को ख्याल रखना है। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य, जो श्री संप्रदाय चलाए थे। द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा अब ब्रह्म संप्रदाय स्टार्ट हुआ था। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, इन्होंने अस्मात् संप्रदाय चलाए थे। और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा, जो रुद्र संप्रदाय चला करके एक नया कीर्तिमान हासिल करते हैं। इसी तरह से है द्वैताद्वैतवाद प्यारे साथियों, यह निर्विकाचार्य के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो आपको इन सभी तथ्यों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है। और 35 कहता है आदि काल का कवियों का प्रधानता।
तो आदिकाल जो है, ठीक है, आदिकाल जो है, आदिकाल कवियों की प्रधानता भाषा कौन थी? प्राकृतिक, पाली, डिंगल, मिश्रित था या खड़ी बोली? तो आदिकाल कवियों की प्रधानता जो रही थी वह डिंगल पिंगल, ठीक है। डिंगल पिंगल में यहाँ पे दो भाषा मिश्रित और ब्रज भाषा का मिक्सर होता है। तो आदिकाल कवियों की प्रधानता डिंगल भाषा और पिंगल। पिंगल जो होती है ये कानों को बहुत ही सुंदर लगती है, ठीक, कर्ण प्रिय भाषा बोला जाता है पिंगल भाषा को। और डिंगल जो होता है ये कर्कशता वाणी होती है। इसीलिए आपसे यदि पूछेगा कि डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है, तो पिंगल को ध्यान रखेंगे, ये कोयल की तरह आवाज लगती है, कानों को प्रिय लगती है, इसलिए इसे पिंगल नाम रखा गया है। और ये डिंगल भाषा जो है राजस्थानी प्लस अभ्रंश भाषा मिलकर के बना है। और पिंगल यदि बात करेगा तो राजस्थानी प्लस वज्र भाषा। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? केवल वज्र भाषा है, ठीक है। एक जगह बाकी दोनों चीज, ये दोनों में तो राजस्थानी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर केवल वज्र भाषा को लेकर के है। तो जहां पर भी यप आ जाएगा, ठीक है, अब भ्रंश आ जाएगा, भ्रंश से डिंगल हो जाएगा। 35 कहता है कि कैमास वध किस रचना से ली गई है? ठीक है, कैमास वध किस रचना से लिया गया? 35 कहता है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख रचना है? बिसल देव रासो का, परमार रासो का या पृथ्वी रासो का? सी यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी, हाँ, परमाल रासो का, पृथ्वी रासो का, और एक लास्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है, परमाल रासो का और खुमान रासो का। आंसर जो है यह पृथ्वी रासो का है। कहता क्या है व्याख्या? कैमासवाद, सॉरी, कैमास वध, यहाँ पे वाद हो गया है, यहाँ पे वध होगा, ठीक है। किस पृथ्वी राज रासो की प्रमुख घटनाओं जो पृथ्वी रासो ग्रंथ की रचनाकार चंद्रबर दाई है? बिसल देव रासो नरपति नाल्हा के द्वारा लिखी गई है। उसी प्रकार खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा और परमाल रासो जगनिक के द्वारा। तो आप इसे ध्यान रखें कैसे? परम है जग में, तो जगनिक, बिसल बीस कौन देता है? नर देता है। और खुमान दलों पर क्या होना चाहिए? गुमान होना चाहिए। गुमान से इस तरह से थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लीजिएगा तो बल कम लगेगी। 36 कहता है कि भरतेश्वर बहुल रास इनमें से किस काव्य धारा की प्रमुख ग्रंथ है? भरतेश्वर बहुबली रास, ठीक है, जैन साहित्य की है, रासो साहित्य की है, सिद्ध साहित्य की है और नाथ साहित्य की है। तो भरतेश्वर बहुरास, ये मेरा बिल्कुल ऑप्शन ये सही होता है, यह जैन रासों का प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है। प्यारे साथियों, भरतेश्वर बहुरास इनमें से जैन साहित्य के काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल कह करके अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनकी रचना पृथ्वी राज रासो को हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको राहुल सकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं तथा सरहप्पा का रचना जो है दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ पंथ बुद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, ऐसा कहना है किनका? गोरखनाथ पंथ को, ठीक है, बोधों से। 37 कहता है हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि अर्थात अलंकृत किया गया है? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रबर दाई को, जगनिक को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये विद्यापति को राजशेखर कह करके इनको संबोधित किए हैं। जहां पर भी आपको विद्यापति नजर आएगा तो इनका बहुत सारे उपलब्धियां हैं, उपाधि प्राप्त है, ये पहले भी मैंने बताया हो। राजशेखर की उपाधि से अलंकृत कौन है? विद्यापति जी है। अलंकृत विद्यापति तिरहुत की राजा शिव सिंह और कृति सिंह के राज दरबारी कवि माने जाते थे। विद्यापति जो है शैव संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछेगा कि विद्यापति किससे ताल्लुक रखते थे, किस धर्म से, तो शैव मत से या शैव संप्रदाय से थे। बचन सिंह के अनुसार विद्यापति को जातीय कवि कहा गया है और हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचदेव उपासक स्वीकार किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली ने सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन
की लहर कहा है और हजारी प्रसाद ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि कहकर के इनको संबोधित किए हैं। तो इन सभी उपलब्धियों के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंठस्थ कर लेनी है, भूलना कभी भी नहीं है। यदि आप कहीं भी रहते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। विद्यापति के अन्य उपाधियां से विभूषित किया गया है, जैसे विनय जादेव, कवि शेखर, कंठार कवि, नव कवि शेखर, खेलन कवि, पाचन कवि इत्यादि उपलब्धियां इनको प्राप्त है। मैथिली कोकिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। 38 है, नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित पृथ्वी रासों के संस्करण को प्रमाणित पाने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टांड, श्याम लाल दास, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा। तो ये है आंसर, बिल्कुल मेरा बी सही हो जाता है प्यारे साथियों। तो श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, सोहन लाल जो है विष्णुलाल पांडे, कर्नल टांड प्रमाणिक मानते हैं और अप्रमाणिक मानते। यहाँ पे 3 तरह के व्यक्ति थे, एक प्रमाणिक मानने वाले, दूसरा अप्रमाणिक मानने वाले, ठीक है। तीसरा क्या है, जाली मानते थे कि ये है ही नहीं था। किसको? पृथ्वीराज रासो के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। तो इसे विस्तार पूर्वक मैंने लिख दिया हूं, आप सभी लोग भी नोट जरूर कर लेंगे कि कौन कौन सा प्रमाणिक मानते हैं और कौन नहीं मानते। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, ठीक है, ये सब क्या मानते हैं? यह प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। जैसे कविराज, श्यामलाल दास और गौरीशंकर, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। उसी में शामिल है हीराचंद ओझा भी शामिल है, बुलर साहब शामिल है और मुरादुद्दीन साहब शामिल है। ये सब जितने भी लेखक है, कवि हैं, ये अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अब बात करेंगे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, अर्थात इधर भी और उधर भी 50-50। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी और मुनिजिर विजय, ये सब अप्रमाणिक मानते थे, मतलब अर्ध प्रमाणिक कह लीजिए या जाली कह लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है। 39 कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से, ठीक है, देने का श्रेय किस लेखककार या किस कवि को जाता है प्यारे साथियों? तो शिव सी सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु का। आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जाता है। ये बहुत बड़ा महान पंडित थे, विद्वान पंडित थे। आंसर बिल्कुल भी सही हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था और हिंदी साहित्य को, ठीक है, इतिहास शुक्ल जी ने वस्तु काशी नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप नाम दिया था। और इस तरह से लास्ट एक क्वेश्चन है 40 यहाँ पे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आलोचनात्मक इतिहास एक मतलब ग्रंथ लिखे गए हिंदी साहित्य के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा जी और लास्ट में है भगीरथ मिश्र। तो आलोचनात्मक इतिहास जो है किनके द्वारा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, राम कुमार वर्मा के द्वारा। इसलिए राम के बारे में आलोचना किया गया है, इसीलिए ध्यान रखेंगे ट्रिक से कि राम के बारे में आपको क्या किया गया है? आलोचना किया गया था भगवान राम को। तो आलोचनात्मक कृति इन्हीं के द्वारा लिखी गई है इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का। कब लिखी गई थी? तो ध्यान रखेंगे प्रकाशन 1938 ईस्वी दिया गया है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनके द्वारा लिखी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इस तरह से लगभग हमने टोटल 40 MCQ कंप्लीट किया हूं, 20 से लेकर के 20 MCQ। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो नेट, GRF, TGT, PGT में ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 10 से लेकर के मैं 25 तक के सारे क्वेश्चन को कवर किया हूं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।